लक्ष्मी पूजन की तैयारी में जुटी रीना ने जैसे ही डोरबेल सुनी, वो झुंझलाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी। इस समय भी कौन आ गया? यहाँ पूजा का शुभ मुहूर्त शुरू होने वाला है और लोग पूजा छोड़ मिलने मिलाने में लगे हैं। बड़े अजीब लोग हैं इस सोसाइटी के। जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने जेठ जिठानी को देख उसे आश्चर्य मिश्रित खुशी हुई और वो सोचने लगी, शायद दीदी और भाई साहब साथ में पूजा के लिए आए हैं। उसने अभिवादन करते हुए उन्हें सोफे पर बैठने का इशारा किया तो जेठानी सोनम बोली, किसी औपचारिकता की ज़रूरत नहीं है देवरानी जी, हम कोई गैर थोड़े हैं। अपने घर में कैसी औपचारिकता? उनके पीछे से दो लोग निकले जिनके हाथों में बड़े बड़े डब्बे थे, जिन्हें देखकर रीना की आंखें चमक उठी और मन खुशी से गदगद हो गया। पिछले 7 महीनों में ये पहला अवसर है जब उसके जेठ जेठानी यहाँ उसके घर आए हैं, और वो भी इतना सब लेकर। लगता है आज जेठानी जी उसकी सारी शिकायतें दूर करने आई हैं। रीना के पति शुभम की 7 महीने पहले इस शहर में ट्रांसफ़र हुई, तो यहाँ पहले से रह रहे उनके बड़े भाई ने उस पर जोर देकर इस सोसाइटी में किराए का फ्लैट ये कहकर दिलवा दिया कि इसी बहाने दोनों भाई साथ रहेंगे और सुख दुख में एक दूसरे के काम आएंगे। उन्हें थोड़ी समस्या तो हुई, क्योंकि यहाँ से शुभम का ऑफिस दूर पड़ता है, पर वो बड़े भाई की बात टाल नहीं पाए। दूसरा, सास ससुर का भी यही सुझाव था कि जब दोनों एक ही शहर में हो तो जितना हो सके करीब रहने में ही समझदारी है। यहाँ तो एक ही सोसाइटी में घर मिल गया, और वो भी सही दाम पर। इस फ्लैट का ऑनर बड़े भाई का अच्छा मित्र था, इसीलिए किराया भी वाजिब भी था। रीना भी खुश थी कि इसी बहाने जेठानी से मेल जोल हो जाएगा, क्योंकि शादी के बाद उनका साथ रहना कम ही हुआ है, क्योंकि वो यहाँ इस शहर में नौकरी के चलते ससुराल में कम ही आती जाती हैं। उसका अपनी मंझली जेठानी पारुल से अच्छा रिश्ता है। जब तक दोनों साथ रही, मिलकर रही। अब भी लगभग हर दूसरे दिन उनकी बात होती है, लेकिन बड़ी जेठानी सोनम ना तो उससे ना ही पारुल से ज़्यादा बात करती हैं। इसीलिए उनके स्वभाव के बारे में वो दोनों ही ज़्यादा परिचित नहीं थी। यहाँ आकर रीना ने सोनम से मेलजोल बढ़ाने की कोशिश भी की, लेकिन रोज़ तो वो ऑफिस चली जाती और छुट्टी वाले दिन उनके पास समय नहीं होता था। इसीलिए उसने उनके घर जाना ही छोड़ दिया। वो खुद से कभी उनके यहाँ आई भी नहीं, और ना कभी रीना से ये कहा कि अच्छा किया जो तुम चली आई मिलने, क्योंकि मेरे पास तो समय होता नहीं। वो जब भी उनके घर गई, वो कोई ना कोई काम उसे थमा देती और खुद किसी और काम में लग जाती। ऐसे में साथ बैठकर एक कप चाय पीने का अवसर भी नहीं मिला था उन्हें। जैसे अगर वो खाना बना रही होती तो उसे सब्जी काटने या आटा गूंथने का बोल देती, कपड़े धो रही होती तो उसे कपड़े सुखाने का बोलती, सफाई कर रही होती तो उसे भी कपड़ा थमा देती, कपड़े जमा रही होती तो उसे प्रेस करने बैठा देती। मतलब जब भी वो उनसे मिलने गई, वो कुछ ना कुछ काम लेकर बैठ जाती थी। अभी उनकी व्यस्तता थी या रीना को घर से दूर रखने का तरीका, उसे समझ नहीं आया। पर इतना तो वो समझ गई थी कि जेठानी से दूर रहने में ही भलाई है। इसीलिए अब उसे काफ़ी दिन हो गए थे उनके घर गए। शायद वो समझ गई होगी कि रीना को उनका ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा, इसीलिए दिवाली साथ मनाने आई है। पर बच्चे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वो पूछने ही वाली थी कि तभी नमस्कार करते हुए मकान मालिक भी वहां आ पहुंचे। वो कुछ बोलती उससे पहले जेठानी बोल उठी, आइए आइए भाई साहब, आपका ही इंतजार हो रहा है। उनके पीछे 3 अजनबी और आ धमके। रीना वहीं दरवाजे पर खड़ी रह गई तो जेठानी बोली, दरवाज़ा बंद कर दो रीना, और कोई नहीं आ रहा। वो थोड़ा नज़दीक आकर जेठानी के कान में बोली, दीदी क्या ये सब भी पूजा के लिए आए हैं? सोनम बोली, नहीं, ये सब तो यहाँ पार्टी करने आए हैं। चलिए हम सब दूसरे कमरे में चलते हैं। ऐसा कहकर जेठ जी उन्हें साथ वाले कमरे में ले गए। क्योंकि अभी रीना और शुभम के कोई संतान नहीं थी, तो 2 बेडरूम के इस फ्लैट में ये कमरा खाली ही रहता था। फ्लैट लेते समय जब रीना ने कहा था कि इतने बड़े फ्लैट का हम क्या करेंगे, हमें तो एक बेडरूम का फ्लैट भी चलता, तो उस समय जेठानी बोली थी, अरे माँ बाबूजी कभी कभार जब मिलने आएंगे तो उन्हें कहाँ ठहराओगी? ये कमरा मेहमानों के लिए समझो। उसे लगा था कि जेठानी सही है। उसे अच्छे से पता है कि ऐसे जगह की कमी होने पर बड़ी असुविधा होती है। आखिर उसका भी तो 2 बेडरूम वाला फ्लैट है, जिसमें एक कमरा तो दोनों बच्चों का है और एक में वो रहते हैं। ऐसे में मेहमानों के आने पर बड़ी परेशानी होती होगी। उस समय ये कहाँ पता था कि इस अतिरिक्त जगह का ऐसा इस्तेमाल भी हो सकता है। जेठानी उठकर जाते समय बोली, रीना तुम अपनी पूजा करो, हम सब यहाँ इस कमरे में हैं, तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। रीना बोली, क्या आप दोनों पूजा में नहीं आ रहे? वो बोली, नहीं, हम ज़रा मेहमानों का ध्यान रखते हैं, पूजा की जिम्मेदारी तुम संभालो। और बच्चे, क्या वो नहीं आ रहे पूजा में? सोनम बोली, उनको तो गलती से भी मत बुला लेना, ये सब बच्चों के सामने अच्छा नहीं लगता, उन पर बुरा असर पड़ता है। तभी तो हम पार्टी के लिए यहाँ आए हैं। और प्लीज़ अब अपना काम देखो और मुझे मेरा काम करने दो। ये केबीसी खेलना छोड़ो और जल्दी से शुभम को फ्री करो। मुझे पता है
वो भी इसका शौक रखता है। उसके घर में पार्टी हो और वो ही ना आए, ये कैसे चलेगा? इतना बोलकर वो चली गई और रीना बस देखती ही रह गई। अच्छा, तो आज मतलब पड़ा तो जेठानी को उसका घर दिखाई देने लगा, वरना इतने महीनों में कभी यहाँ पटकी तक नहीं। दिवाली की रात वो अपने घर को अपवित्र नहीं होने देगी। वो पूजा तभी करेगी जब ये गंदगी यहाँ से चली जाएगी। शुभम ने उसे समझाने की कोशिश की। देखो रीना, अभी कुछ मत करो, बाद में हम भैया भाभी को बोल देंगे कि आगे से हमारे घर में ये सब नहीं चलेगा। अभी मेहमानों के सामने कुछ कहोगी तो उनकी बेइज्जती होगी। लेकिन रीना नहीं रुकी, सीधा कमरे में जाकर खड़ी हो गई और बोली, मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। जिसने आपको बुलाया है उसी के घर अपनी तशरीफ ले जाइए। ये सुन जेठानी बोली, ये क्या बदतमीजी है रीना, कोई मेहमानों से ऐसे पेश आता है क्या? वैसे भी ये घर तुम्हारा नहीं, इनका है। उसने मकान मालिक की ओर इशारा किया। जी नहीं, ये मकान इनका होगा, पर अभी ये घर मेरा है और मेरे घर को मधुशाला बनाने का हक किसी को नहीं। समझी तुम? वो आपसे तुम पर उतर आई तो जेठ बोले, शुभम अपनी पत्नी से कहो अपनी मर्यादा ना भूले, इसे छोटे बड़े का लिहाज तक नहीं रहा। रीना गुस्से में बोली, अपने बड़प्पन का सबूत तो तुम दोनों ने यहाँ आकर दे ही दिया है। अभी तो मैं फिर भी मर्यादा में हूँ, कहीं ऐसा ना हो धक्के मारकर तुम सबको मैं यहाँ से निकालूं और लोग तुम्हारा तमाशा देखें। इसलिए अच्छा होगा कि अभी के अभी अपना सब कूड़ा उठाकर तुम यहाँ से चलते दिखो। उसने टेबल पर सजाकर रखे खाने पीने के सामान को एक और फेंकते हुए अपने इरादे जाहिर कर दिए। बाकी सब तो जाने लगे, पर जेठानी की अकड़ अभी बाकी थी। वो बोली, रीना सोच लो, कहीं कल के कल ही तुम्हें ये अपना घर छोड़ना ना पड़ जाए। रीना ने आओ देखा ना ताव और उसे पकड़कर दरवाजे के बाहर कर दिया। चल भाग यहाँ से, बददिमाग बेशर्म औरत। उसने दरवाज़ा बंद किया और थोड़ी ऊंची आवाज़ में वजन लगा दिया। सोनम काफ़ी देर तक वहाँ खड़ी बकती रही और आखिर में पैर पटकती हुई चली गई। पति ने तो उसे पहले ही कहा था, शुभम के घर जाकर ये सब करना सही नहीं होगा। उसकी पत्नी बड़ी तेज है, कहीं कोई बखेड़ा ना हो जाए। पर सोनम नहीं मानी। उसे लगा था जिसे वो अपने घर आने पर बहाने बनाकर काम करवाती है और उस मूर्ख को समझ तक नहीं आता वो क्या ही कर सकती है। पर वो गलती कर बैठी। अब तो उसकी ये हरकत ससुराल से मायके तक जाएगी और उसकी बड़ी बदनामी होगी। यहाँ सबके सामने बेइज्जती हुई सो अलग। अब वो सच में पछता रही थी कि आखिर उसने देवरानी को अपने इतने करीब बसाया ही क्यों। उधर रीना के त्योहार का मजा किरकिरा तो हुआ, लेकिन उसे खुशी थी कि उसने गलत का सही समय पर विरोध करके आगे के लिए जेठानी को सही सबक सिखा दिया। इसके बाद वो शायद ही कभी उससे उलझने की गलती करेगी। उसने सास ससुर को फ़ोन करके सारी बात बताई और अपने व्यवहार के लिए उनसे माफ़ी मांगी। तो उन्होंने कहा, बहू तुमने जो किया वो सही किया, आगे भी ऐसे ही सही बात के लिए आवाज़ उठाना। उसे शाबाशी देने के बाद उन्होंने बड़े बेटे बहू की जमकर क्लास लगाई और कहा कि इसके बाद जब तक वो जीवित है हर त्योहार उनके साथ ही मनाएंगे, ताकि उनके भटके कदम उनके साथ से सही राह पर लौट आए। इसी तरह की और भी पारिवारिक कहानियाँ पढ़ने के लिए तेरी मेरी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और हाइप करें। धन्यवाद।